ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात विद्युत द्विध्रुव। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना था। एक बार फिर से उन पर थोड़ी सरसरी नज़र डाले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत रेखाएं हैं जिनके किसी भाग में खींची गई एक काल्पनिक रेखा या वक्र है जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र या रेखा जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। अगर दो धनात्मक आवेश हैं जिनका परिमाण समान है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस चित्र के अनुसार होंगी। यहाँ इनमें क्षेत्र रेखाओं के मध्य में प्रतिकर्षण होगा और फैलाव प्रदर्शित होगा, जबकि समान परिमाण के विपरीत आवेश अगर इस प्रकार से व्यवस्थित हैं तो इस स्थिति में क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी। अर्थात ऐसे में क्षेत्र रेखाओं के मध्य में संकुचन होगा। विद्युत रेखाओं के हमने कुछ गुणों की भी चर्चा की थी। एक एक करके उन गुणों की चर्चा कर लेते हैं। पहला था क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। आवेश एकल है तो अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। धनावेश के कारण ये बाहर की ओर और विलगित ऋणावेश के लिए त्रिज्यतः अंदर की ओर होती हैं। ये सतत वक्र बनाती हैं जो कभी टूटता नहीं है और इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस कारण उस बिंदु पर लगने वाले एकांक धनावेश पर लग रहे बल की दिशा को बताती है। आवेश से प्रारंभ होने वाली बल रेखाओं की संख्या यदि ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा और जहाँ क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी काटती नहीं हैं क्योंकि ऐसे में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी जैसे जो कभी भी संभव नहीं है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती हैं, अर्थात ये जिस बिंदु से प्रारंभ होंगी वहाँ पर कभी खत्म नहीं होंगी। समविभव पृष्ठ जिसकी चर्चा बाद में करेंगे के लिए ये पृष्ठ के लंबवत और समविद्युत क्षेत्र के लिए ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आज की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े एक 4 नंबर का क्वेश्चन का ये बेस बनती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है ए बी। यहाँ इस ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के मध्य की दूरी को 2a से रिप्रेजेंट किया गया है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान परिमाण, दोनों का परिमाण समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों। ये 2a बहुत ही कम दूरी है, नियरली टेंस टू 0। तब इस प्रकार के निकाय को बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। तो ये परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जो परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे इस चित्र में प्रत्येक आवेश का परिमाण तो q है और इनकी प्रकृतियां विपरीत हैं। a पर माइनस क्यू चार्ज है और b पर प्लस क्यू चार्ज है। इनके मध्य दूरी स्मॉल 2a से व्यक्त की गई है। इन विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य बिंदु इस रेखा ए बी का जो मध्य बिंदु है जिसे हमने o से रिप्रेजेंट किया है, इस बिंदु o पर इस मध्य बिंदु को इसका केंद्र बोलते हैं द्विध्रुव का और इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। तो ये ए बी जो है, ए बी इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष है।
तथा केंद्र से अक्ष रेखा के लंबवत रेखा कहलाती है निरक्ष। केंद्र से अक्ष के लंबवत, तो अक्ष है आपका AB और इस AB के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली ये वाली जो रेखा होगी वह कहलाएगी इस विद्युत ध्रुव की निरक्ष। सो AB अक्ष है और इसके लंबवत O से गुजरने वाली रेखा विद्युत ध्रुव की निरक्ष रेखा कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जरूर परीक्षाओं में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि यहाँ पर दोनों विद्युत ध्रुव के आवेश एक जैसे हैं, प्रकृति विपरीत है, तो किसी एक आवेश के परिमाण और इनके मध्य दूरी के गुणनफल को, जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में देखा, आवेश का परिमाण यहाँ पर Q है, चाहे माइनस प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। तो एक आवेश के परिमाण और इनके मध्य दूरी आपने देखी 2a है, तो Q और 2a का गुणनफल जो है वही कहलाता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम स्मॉल p द्वारा व्यक्त करेंगे। यदि आवेशों के मध्य दूरी, जैसे आपको पिछले डायग्राम में दिखाया, दूरी 2a है और आवेश का परिमाण q है, तो p वेक्टर इज इक्वल्स टू 2aq। अब आप जानते हैं दूरी का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलाम, इसलिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक हुआ कूलाम इनटू मीटर। और इनकी बेमाएँ देखें, कूलाम को हमने AT से लिखा था, A1 T1, और मीटर की जो बेमाएँ हैं वो L1, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण की बेमाएँ हो गई M0 L1 T1 A1। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सभी से निवेदन है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, इसकी का मान, इसका मात्रक और बेमाएँ, ये हमेशा आप तैयार रखना। प्रकृति में कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनके साम्यावस्था में धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र में परिमित पार्थक्य होता है। जैसे हम HCl की बात करें तो HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का परमाणु है, तो ऐसे में ये धनावेशित हो है और ये क्लोरीन माइनस। तो धनावेश और ऋणावेश इन दोनों के केंद्रों के मध्य में अगर परिमित दूरी है तो ऐसे अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं और इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे NaCl, H2O, HCl आदि। प्रकृति में कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का केंद्र और नाभिकों के प्रोटॉनों के धनावेशों के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, जैसे H2 या O2। इनमें इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का केंद्र और नाभिक के प्रोटॉनों के धनावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, परंतु एक्सटर्नल फील्ड लगाने से इनके केंद्र विपरीत दिशा में अल्प विस्थापित हो जाते हैं और ऐसे में ये विद्युत ध्रुव की रचना करते हैं। ऐसे विद्युत ध्रुव को प्रेरित विद्युत ध्रुव कहते हैं। इसकी हम विस्तृत चर्चा अध्याय 4 में करेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही कि ऋण और धनावेश और इनके मध्य में परिमित दूरी है, किसी एक आवेश का परिमाण और दूरी का गुणनफल विद्युत ध्रुव आघूर्ण, धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के मध्य में दूरी है, तो ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हैं, जैसे आपका इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस हेडिंग से अगला एग्जाम्पल में दोनों के का आवेश का मान दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए आप आवेश के परिमाण और इनके मध्य दूरी का गुणनफल कर देंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। अब इस आज के हेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। कल भी हम इससे अगला हेडिंग जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बनता है, पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और एक विद्युत ध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। काफ़ी आसान है, परंतु आप वीडियो को पूरा ढंग से समझेंगे, पिछले वीडियोस को ढंग से समझा होगा तो ही इसमें सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम रहेगी।
क्योंकि हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना यहाँ काम में लेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण सिद्धांत की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर विद्युत ध्रुव क्या होता है ये भी हमें जानकारी चाहिए। तो इस हेडिंग पे बढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। पहला है बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो आपने पिछले से पिछले वीडियो में देखा था। एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक E = 1/4π∩Q आवेश का परिमाण और स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य दूरी का वर्ग, यानी E = 1/4π∩Q/r²। दूसरा अध्यारोपण सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है, यानी E = E1 + E2। और तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है, विद्युत ध्रुवाघूर्ण क्या होता है। विद्युत ध्रुवाघूर्ण अभी आपको बताया गया। विद्युत ध्रुवाघूर्ण है आपका P = Q × 2a। ये वेक्टर क्वांटिटी है P = Q × 2a। तो ये विद्युत ध्रुवाघूर्ण की अवधारणा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम चलते हैं, एक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। स्थिति कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए एक विद्युत ध्रुव है। जैसे ही विद्युत ध्रुव दिमाग में बोला गया, आपके दिमाग में एक चीज़ तुरंत आ जानी चाहिए कि एक -Q चार्ज है और एक +Q चार्ज। इन दोनों आवेशों की स्थितियां A और B से दर्शाई गई हैं। ये इस विद्युत ध्रुव का केंद्र है O और इन दोनों के मध्य की दूरी है सपोज 2a। मान लीजिए इसके केंद्र O से r डिस्टेंस पर स्थित कोई बिंदु P है और इस बिंदु P, जिसकी O से दूरी r है, पर हमें इस विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो दूरियां आपको समझ में आ गई होंगी। A और B विद्युत ध्रुव के आवेशों के मध्य दूरी 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से P की दूरी, जो आपका वांछित बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो OP = R। एक चीज़ और, इस विद्युत हमने द्विध्रुव कहा था कि विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि, द्विध्रुवाघूर्ण सदिश राशि है और इसकी दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है। ध्यान रहे, माइनस से प्लस। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की जो दिशा है वो ऐसे होगी, माइनस से प्लस चार्ज की ओर। और विद्युत ध्रुवाघूर्ण जो सदिश है उसकी दिशा में एकांक सदिश को हम P कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तो पुनः इस व्यवस्था को देख लें। A पर -Q चार्ज है, B पर +Q चार्ज, केंद्र O, और ये पॉइंट P है आपका। O और P के मध्य की दूरी R है। तो आप देख सकते हैं A से लेके इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी। आप कैलकुलेट करें तो A से P तक की दूरी, यहाँ से O से की दूरी A है स्मॉल, और यहाँ से लेके यहाँ तक R है। तो AP जो डिस्टेंस होगा वो होगा A + R। ध्यान रहे इसका। और अगर मैं B से P की दूरी लेना चाहूँ तो यहाँ तक इस R में ये डिस्टेंस स्मॉल ए इंक्लूडेड है। तो अगर आप B और P के मध्य दूरी चाहें तो हमें इस R में से इस A को घटाना होगा। तो दूरी जो BP है वो होगी R - A। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। तो हम BP = R - A, AP = R + A पर ध्यान रखेंगे। अब यदि इस +Q चार्ज जो B पर है, इस B के +Q चार्ज की वजह से इस बिंदु P, यहाँ C दिखाया गया था, हम वापस इसे P लिख देते हैं। B पर स्थित +Q चार्ज के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखें तो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एक बिंदु आवेश की तरह है व्यंजक। तो 1/4π∩Q ये डिस्टेंस R - A अभी कहा था, R - A का होल स्क्वायर और P कैप
पी कैप मीन्स इस स्थिति में ई प्लस की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी, क्योंकि यहाँ धनावेश है। तो धनावेश के कारण ई प्लस इक्वल्स टू 1/4πε क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर पी कैप होगी। इसी प्रकार अगर इस ए पर स्थित माइनस क्यू चार्ज के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखें तो दूरी यहाँ पर पहले बताया गया r प्लस ए होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये r है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो टोटल r प्लस ए। तो E माइनस होगा 1/4πε क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर एंड, और इसकी डायरेक्शन जो होगी माइनस चार्ज है और इनके लिए क्षेत्र रेखाएँ अंदर की ओर होती हैं, तो यहाँ पर आएगा माइनस पी कैप, और इस माइनस की पी कैप का माइनस यहाँ हमने आगे ले लिया है, तो ई प्लस लिख दिया और ये ई माइनस लिख दिया। इन दोनों के व्यंजक हो गए से इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सपोज 2 हो गया। तो हमने कहा था दूसरा तथ्य भी ध्यान रखना है आपको, अध्यारोपण सिद्धांत। तो दो आवेश हैं इस सिस्टम में, तो दोनों के कारण टोटल जो ई होगा, ई टोटल इक्वल्स टू ई पॉजिटिव प्लस ई माइनस। ई प्लस का मान रखे देते हैं, यहाँ से ई प्लस का मान रख देते हैं और नीचे वाले इक्वेशन से सेकंड का, तो ये दोनों मान रखेंगे तो ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे। इनमें से q अपॉन 4πε0 कॉमन है, ये बाहर ले लिया, यहाँ से शेष रहेगा 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस, और यहाँ रहा शेष 1, नीचे हर में r प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन कॉमन लेंगे तो पी कैप आ जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लेने पर r माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर अंश में सॉल्यूशन करने पर आएगा 4ra पी कैप। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो अगर ये आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, ध्यान दीजिए इस इक्वेशन की तरफ, 1.16 जो रिप्रेजेंट कर रखी है हमारे लिए, मान लीजिए थर्ड है और ये फोर्थ है, तो इस इक्वेशन 4 के लिए देखें तो यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें व्यंजक मिलेगा, देखिए ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू, और जब हर में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा r4, आर स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले लिया टोटल मिला के, तो r4 और 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, और अंश यथावत रहेगा 4ra पी कैप। तो इस r से ये r4 जब क्रॉस होगा तो यहाँ पावर 3 रह जाएगी, और अगर ये a जो है डिस्टेंस विद्युत ध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम है r की तुलना में, तो ऐसे में हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 4a अपॉन आर क्यू। सो फोर ए अपॉन आर क्यू, और क्यू यहाँ ले लें, 4r इज़ ग्रेटर देन ए, तो यहाँ से हम अभी कहा था कि 2a क्यू आवेश का परिमाण, दोनों के मध्य दूरी, और इस p कैप के गुणनफल को यदि हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, चलिए एक बार इसको p ही लिख देते हैं, इसमें से 4a में से 2a को यदि p लिख दें तो ये हो जाएगा 2p के इक्वल, ये हो जाएगा 2p के इक्वल, जैसे हमने यहाँ 2p से रिप्रेजेंट किया, और हर में आ गया आर क्यू। p इंटू पी कैप को लिखा जा सकता है, तो यहाँ मिला हमें e इक्वल्स टू 1/4πε पी कैप अपॉन आर क्यू। चूँकि आप जानते हैं सदिश होता है सदिश का परिमाण गुणा उसकी दिशा में एकांक सदिश, तो पी कैप को हम लिख सकते हैं p वेक्टर, पी कैप को लिख सकते हैं हम p वेक्टर। तो व्यंजक आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ई टोटल व्यंजक जो हो गया वो हो गया 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। ध्यान रहे ये r इज़ ग्रेटर देन ए के लिए है। तो इस व्यंजक से बहुत ही साफ दिख रहा है कि जो अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
यानी E प्रोपोर्शनल टू RQ, जबकि बिंदु आवेश के लिए वह दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। अगले हेडिंग में हम चर्चा करेंगे इस विद्युत ध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। धन्यवाद।